यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में हम YDSE, ये वर्ड YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें पहले तो पॉइंट नोट कर ले, फिर आते हैं इसमें। जब समान आवर्ती की, ये हम पहले भी नोट कर चुके हैं, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों जो मूलतः एक ही प्रकाश, क्योंकि अपने को कैसा चाहिए था, कोहेरेंट, ठीक है, कला संबंध स्रोत, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, एक ही स्रोत से, किसी तरीके से, कोई विधियों से ज्ञात करते हैं। तो मूलतः एक ही स्रोत से आ रही हो, एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है, एक साथ आ रही है, एक साथ चलती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यंग का प्रयोग जो है उस पर बात करते हैं। देखिए डायग्राम बनाएंगे इसका, पहले थोड़ा नोट करते हैं। यंग का प्रयोग, इन्होंने क्या किया, एक बार मैं वैसे डायग्राम बता देता हूँ कि इधर स्रोत जो रखा, उससे जो लाइट जाएगी उसको फिर दो पतली यहाँ पर ओपनिंग्स रखी, तो उन्हीं को स्लिट बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो हॉल थे, उनको स्लिट बोल रहे हैं। इनमें से लाइट जाती है और फिर इधर पर्दा लगा होता है, उस पर क्या मिलता है, फिर व्यतिकरण से कुछ पॉइंट्स पर तो अपने को प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम मिलती है और कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलती है, मतलब काले और चमकीले धब्बे वहां पर मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को फ्रिंज बोलते हैं। फिर देखिए थॉमस यंग ने 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण को द्विस्लिट
डबल स्लिट के द्वारा डबल स्लिट के द्वारा प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। नोट किया आपने, प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। देखो इसमें नहीं किया सर। हाँ लिख लिया सर। यस नोट किए। देखिए इसमें एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एस एक वर्णी मतलब एक ही कलर की लाइट वहां से जो निकल, जिसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। देखिए इससे इससे आगे कुछ दूरी पर एक पर्दा है जिसमें दो स्लिट S1 व S2 है। इस पर्दे से आगे एक और पर्दा है एक और पर्दा है जिस पर S1 व S2 से आने वाली प्रकाश तरंगे व्यतिकरण प्रतिरूप दर्शाती है। व्यतिकरण प्रतिरूप दर्शाती है। ये S1 S2 पर जो पर्दा है उसके आगे को पर्दा अभी बनाते हैं। व्यतिकरण से इस पर्दे पर समान चौड़ाई की डिप्थ तथा एडिप्ट पट्टियां ब्राइट एंड डार्क बैंड्स एकांतर क्रम
एकांतर क्रम में दिखाई देती है, दिखाई देती है। इन पट्टियों को इन पट्टियों को इन पट्टियों को इन पट्टियों को फ्रिंजे कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। तथा फ्रिंजों का यह समूह विस्लिट का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। विस्लिट का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। विस्लिट का व्यतिकरण प्रतिरूप कहलाता है। इतना नोट किया आपने? इसको नोट करें, डायग्राम बताता हूँ। यस, नोट किया आपने? ये यहाँ तक नोट होगा सभी का? सर हाँ, बोलो बोलो। सर ऊपर की लाइन में इसमें के बाद क्या लिख रहा है ये? इसमें S1 ओके, S है वो, S1 एक वर्णी, S1 आगे डायग्राम में बनाऊंगा। S1 एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। यहाँ तक नोट किया? तो देखो इस तरीके से अपने पास में यहाँ से स्रोत है, तो एक पर्दा यहाँ पर लगाते हैं। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद में बनाना एक यहाँ पर, और इसके सिमेट्री, ठीक है, सममिति में रखते हैं। इसके समिति में यहाँ पर दो हम होल बनाते हैं इसमें, इनको हम स्लिट्स बोलते हैं। इनसे लाइट जो आगे जा सकती है, बाकी सबसे क्या हो जाएगी, बाकी सब जगह से स्टॉप हो जाएगी, सिर्फ लाइट इन्हीं से जाएगी। ये स्लिट है अपने पास में S1 और S2, और ये अपने पास में एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है S। उसके बाद में एक और पर्दा अपने पास में यहाँ पर होता है, जिस पर की व्यतिकरण पैटर्न अपने को देखने को मिलता है, जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो मिलती है वो इस पर मिलता है, इस पर्दे को। तो व्यतिकरण प्रतिरूप इस पर्दे पर मिलता है। इसको नोट करें। तो यहाँ पर देखिए हम जो है ये डिस्टेंस, इसको D मान के चलते हैं। ये डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। तो स्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल D। S1 S2 के जो मध्य दूरी है वो अपने पास में स्मॉल d।
ये जो दूरी है वो है स्मॉल। अब यहां से जो लाइट जाएगी वो इधर दोनों तरफ जाएगी। अब ये बेसिकली किस फॉर्म में जा रही है, तरंगाकर की फॉर्म में जा रही है। यहां से जो लाइट है इस तरीके से जाएगी। मम्मी चुटकू खाए, बुलाओ आप बुला रहा है जल्दी, सरकारी स्कूल में बुलाया मास्टर ने। देखिए अब यहां से फिर से क्या हो गया, ये जो इसमें जाएंगे तो ये प्रकाश स्रोत की तरफ व्यवहार करेगा, तो फिर से यहाँ पर तरंगिकाएं बनने लगेंगी। तो ये अपने पास में यहाँ पर तरंगिकाएं बनने लगेंगी। एक के कारण मैं चलो व्हाइट से शो कर देता हूँ, इसके कारण जो है इस तरीके से फिर से तरंगिकाएं बनने लगती है ऐसे, इस तरीके से। और ऐसे जो दूसरा वाला है इसके कारण भी बनने लगेंगी। अब ये जो है इंटरफेरेंस होता है इनके बीच। तो ये जहाँ पे मिल रही है उसके बाद में परिणामी तीव्रता मिलती है अपने को, कि अलग अलग बिंदु मिलते हैं अपने को, जहां पर कुछ पर तीव्रता अधिकतम मिलती है, कुछ पर तीव्रता न्यूनतम मिलती है। ये जैसे कट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर आगे भी कट करते जा रहे हैं, इस टाइप के पैटर्न्स बने, इन पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम मिलेंगे। अब वो ऐसे बिंदु यहाँ पर भी मिलेंगे, फिर अपने को पर्दे पर भी, तो पर्दे पर मैक्सिमम और मिनिमम जो बनेंगे उनको फिर हम देखते हैं। इसको बना ले। हाँ बना लो बना। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो बिंदु मिलते हैं अपने पास, जैसे यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर डी यहाँ पर, फिर बी, बी का मतलब टिप, और यहाँ पर डी दोनों तरफ बस। और बी का मतलब है ब्राइट फ्रिंज, डिप्थ फ्रिंज, डिप्थ फ्रिंज, डिप्थ पट्टी जिसको हम बोल रहे थे, डिप्थ फ्रिंज कर लीजिए, फ्रिंज बोल डिप्थ फ्रिंज। और डी का मतलब डार्क फ्रिंज, डिप्थ फ्रिंज, डिप्थ फ्रिंज। ड्रॉ कीजिए सभी इसको। नोट किया। नोट हो गया। हाँ देखिए, तो आगे चले।
अब देखो इसमें जो अपने पास इसका मैथमेटिक्स जो आता है कि जो दीप्त और अधिक फ्रिंजें बनती है तो किन बिंदुओं पर अधिक नहीं, किन बिंदुओं पर दीप्त बनी। तो देखिए आगे हेडिंग बना ले, व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई तथा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना तथा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। तो इसमें देखिए अभी जो मैंने पैटर्न बनाया उसी का हम यूज करेंगे और इसमें ऐसा लेके चलेंगे। फिर से उस टाइप का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो तरंगाग्र नहीं बना रहा हूँ इस बार उनकी जगह मैं लाइन ही यूज करके चलूंगा। यहाँ पर एक तरीके से जो प्रकाश का स्रोत है वो एस में यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। दो स्लिट्स बनानी होती है अपने को, यहाँ पर ये दो स्लिट्स बना देते हैं। एक स्लिट अपने पास में यहाँ पर ये S1 और ये अपने पास में यहाँ पर S2। इनके बीच की दूरी अभी मैंने जैसे नोट की थी कि ये स्मॉल डी है और ये जो अपने पास में कैपिटल डी है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो जो डी होती है वो इस डी से काफी बड़ी होती है और जो डी होता है वो लैम्बडा से भी काफी बड़ा है। ये लेके चलते हैं जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो देखिए कोई जनरल पॉइंट की बात करते हैं कि मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है P और ये अपने पास में स्क्रीन का जो सेंटर बिंदु होता है O, इसको मैं O बोल देता हूँ, इस दूरी को मैं Y बोल देता हूँ। ये दूरी कितनी है मेरे पास में Y। तो P बिंदु पर देखो यहाँ से भी तरंगिकाएं जो निकलेंगी जाएंगे और यहाँ से भी तरंगिकाएं जाएंगी। अब उस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होगा कि संपोषी व्यतिकरण होगा, उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। तो देखो P पर अगर S1 और S2 दोनों से तरंगिकाएं जाती हैं देखो, तो P पर जो है यहाँ से मैं अगर तरंगिकाओं की बात करता हूँ, ये जैसे P बिंदु पर यहाँ से मैंने तरंगिकाएं भेजी है और फिर यहाँ से भी सेंड करनी पड़ेगी, ये आपने यहाँ से सेंड कर दी P बिंदु पर। अब देखिए पथांतर कितना होगा, पथांतर ज्ञात करना है। तो जो S1 से जो प्रकाश किरण जाएगी, तरंग जाएगी, उसको कितना चलना पड़ा S1P और S2 से जाएगी उसको S2P। तो पथांतर कितना रहेगा, ये वाली दिख रही ज्यादा चल रही तो S2P माइनस S1 ये रहेगा। तो क्या करते हैं वो पथांतर ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इसके ऊपर, एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं M, ठीक है। और एक और इसका जो है ये वाला बिंदु, ये वाली लाइन जो है ये वो ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये इसके सममिति में है। मतलब ये कोण अगर अपना थीटा है और थीटा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये नोट किया आपने? चलो इस डायग्राम से रिलेटेड जो बातें पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। इस डायग्राम में मैं और नोट कर रहा हूँ, एक बार देखिए। अगर ये कोण थीटा है और ये क्या है, थीटा बहुत कम है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये थीटा है तो ये भी लगभग थीटा रहेगा क्योंकि ये जो है लगभग समांतर है। ठीक है, समांतर नहीं बोल रहा मैं, ऑलमोस्ट समांतर रहेंगे, ये कोण बहुत कम रहेंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो इसको भी मैंने थीटा बोल दिया। ये थीटा है तो फिर ये वाला आपका 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये भी लगभग थीटा बन जाएगा। तो जो S2 से M तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, S2 M है वो हो जाएगी आपकी, अगर आप त्रिभुज, चलो त्रिभुज की बात कर लेते हैं, त्रिभुज S2 M S1 से अगर वहां से मैं साइन थीटा देखता हूं तो कितना रहेगा,
S2m डिवाइडेड बाई S1S2, मतलब S2m डिवाइडेड बाई D। तो यहाँ से जो S2m है वो कितना हो गया, D sin थीटा। ये आगे काम दूंगा मैं इसको, S2m कितना हो गया, D sin थीटा। कितना नोट कर लो, उसके आगे फिर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये नोट किया आपने? S2m बाई D, S2m कितना होगा, D sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। सर अभी सर सभी का एक समान कौन होगा, थीटा थीटा। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो? सभी का समान कौन रहेगा, थीटा थीटा, या मतलब यहाँ पर क्योंकि दूरी बहुत दूर है, दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए कोण जो है बहुत छोटा रहेगा, तो उसको सभी को हम थीटा बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाया ना वो थीटा रहेगा। सर समान कैसे होगा फिर? कोण छोटा है, एक मान लीजिए 2 डिग्री है, एक 1.8 डिग्री है, तो उनको लगभग समान लेके चले। कोण छोटे इसलिए समान लेके चले, बड़े कोण होते तो समान नहीं होते। छोटे कोण के केस में हम tan थीटा को थीटा बोलते हैं और sin थीटा को भी थीटा बोलते हैं। छोटा कोण इसलिए लगभग सर ये क्या लिख रहा है, S2 त्रिभुज S2m S1 S2 नहीं कहाँ की नहीं, नीचे नीचे वाला, ये हाँ S2m बराबर D sin थीटा, D और sin थीटा। बोलो। ओके सर। S2m equals to D sin थीटा। लिख ली सर। देखिए तो आगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। पर्दे पर आने वाली, पर्दे पर S1 व S2 से, पर्दे पर S1 व S2 से, पर्दे पर S1 व S2 से आने वाली तरंगे अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती हैं तथा तीव्रता किसी भी बिंदु पर आने वाली तरंगों के कलांतर या पथांतर। कलांतर और पथांतर में सीधा सा संबंध हमने देखा था,
ये पथांतर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। पर्दे के मध्य बिंदु O के लिए, पर्दे के मध्य बिंदु O पर S1 व S2 से आने वाली, S1 व S2 से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य है, मतलब कलांतर भी शून्य रहेगा, मतलब कलांतर भी शून्य होगा। बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। बिंदु O पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ये पॉइंट क्लियर है। जो रिलेशन था अपने पास में डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाई कितना था, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो O बिंदु के लिए बात करेंगे, पीछे डायग्राम में देखो, O बिंदु बीच का पॉइंट है। यहाँ पर इधर से तरंग आएगी, इधर से तरंग आएगी, दोनों समान पथ चल के आ रही। तो पथांतर कितना रहा, 0। पथांतर 0 तो कलांतर भी 0। और तीव्रता अधिकतम कब थी, जब कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरीके का रही। इन सब बिंदुओं पर क्या था अपना कलांतर, अगर 0, 2 पाई, 4 पाई है तो तीव्रता अधिकतम थी, तो यहाँ पर अधिकतम रही। लेकिन हम किसी पॉइंट P की बात करेंगे। देखें आगे, अब किसी बिंदु P की बात करते हैं। किसी अभिष्ट बिंदु P पर S1 व S2 से आने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना रहेगा, डेल्टा एक्स, जिसके रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स, वो कितना होगा, S2P माइनस S1P। दूसरी वाली तरंग कितनी चल रही थी, वो दिख रहा है अपने को डायग्राम की, ज्यादा चल रही है, तो S2P माइनस S1P कितना पथांतर रहेगा, और ये किसके बराबर रहेगा, तो S2P को हमने ब्रेक कर दिया, इसको बोला हमने S2P को S2M प्लस NP माइनस S1P। M से जो P तक का डिस्टेंस है वो S1 से P के बराबर होगा। आगे अगले पेज में मैं नोट करता हूँ। देखो पीछे डायग्राम में जाता हूँ, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ से तरंग जाएगी S1P और यहाँ से जाएगी S2P। फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया कि S2 से M और M से P तक। अब ये लंब डाला हुआ है, तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी बराबर है, तो पथांतर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा S2 से M तक, उसको हमने बोला हुआ है d sin थीटा। नोट किया आपने? कर लिया सर। देखें ये जो S2P माइनस, उसको मैंने ब्रेक कर दिया था,
जो S1 M S2P पर लंब है, अतः M से जो P तक का जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, S1P के बराबर। तो फिर जो पथांतर है वो कितना रह गया, वो आपका सिंपली S2P के बराबर, S2M के बराबर रह गया। और वो कितना है, D sin थीटा। हमने पहले नोट कर चुके हैं कि S2M कितना है, D sin थीटा। सर बोलिए। पते के बाद ये लिख रहा है M के बराबर S1P। S1M S2P पर लंब है, अतः MP किसके बराबर होगा, M से P तक का जो दूरी था यहाँ पर, M से P तक का, वो S1P के बराबर है। देखो अब क्या करता हूं मैं, जैसे इसमें एक और बिंदु में वो O था ना, तो इसको मैं O डैश मान लेता हूँ। ये P माना था, चलो इसको O डैश बोल देते हैं। अब देखो इस वाले त्रिभुज में मैं देखूं इसको O डैश बिंदु बना लीजिए। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर मैं देखूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना रहेगा, y डिवाइडेड बाई d। तो अगर त्रिभुज O डैश O P से अगर मैं tan थीटा को देखता हूं, tan थीटा कितना रहेगा, y डिवाइडेड बाई d। यदि थीटा अति अल्प है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर, और वो होता है थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जो tan थीटा की मान है वो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। तो फिर जो पथांतर है डेल्टा x वो कितना रहेगा, d इंटू d साइन थीटा, और मैंने साइन थीटा की जगह tan थीटा रख दिया, तो d इंटू वाई बाई डी। तो जो पथांतर आ रहा है मेरे पास में कितना आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। अब हमने कंडीशन से बनाई थी कि पथांतर अगर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस तरीके का है तब तो बनेगा तीव्रता अधिकतम रहेगी। और पथांतर अगर आपका लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 इस टाइप का, तब तीव्रता न्यूनतम बनेगी। उसी का यूज करना है अभी यहाँ पर। अध्यारोपण में बताया था, ये नोट किया। मैंने नहीं किया सर नोट, अभी रुक जाओ। कर लिए, तो देखते हैं आगे। देखिए इसमें रहेगा अपने पास में अधिकतम तीव्रता के लिए बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होगी यदि पथांतर मतलब डेल्टा एक्स कितना हो, एन लैम्डा। ये कंडीशन बनाई थी हमने अध्यारोपण में, और एन की वैल्यू कितनी, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से।
तो देखें अधिकतम तीव्रता के लिए क्या रहेगा, इतना होना चाहिए, और बिंदु P पर न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए, बिंदु P पर तीव्रता न्यूनतम होगी यदि पथांतर डेल्टा एक्स कितना हो, 2n-1 लैम्बडा बाय 2। ये कंडीशन से बनाई थी हमने पहले, n की वैल्यू को 1, 2, 3 एंड सो। तो इसमें n बराबर 1 से और अनंत तक हो सकते हैं ये? हाँ, नोट किया यहाँ तक। तो अब देखिए कंडीशन बना लेते हैं कि y जो है कौन कौन सी वैल्यू होंगी जहां पर अधिकतम तीव्रता मिलेगी, कौन कौन सी वैल्यू जहां पर न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। देखा आपने? तो चलिए आगे नोट करता हूं। अधिकतम तीव्रता के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए जो डी वाई बाई डी वो कितना होना चाहिए, एन लैम्बडा। मतलब y की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू डी लैम्बडा बाई डी, एन इंटू डी लैम्बडा बाई डी। y जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर y के जो मान है डी लैम्बडा बाई डी, 2d लैम्बडा बाई डी, 3d लैम्बडा बाई डी। इन सब पर क्या मिलेगा अपने को, अधिकतम तीव्रता मिलेगी, डी लैम्बडा बाई डी, 2d लैम्बडा बाई डी, 3d लैम्बडा बाई डी, इन सब पर या जीरो पर भी, तो n को जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, वैसे वो तो देख चुके हैं। तो y बराबर 0, डी लैम्बडा बाई डी, 2d लैम्बडा बाई डी, 3d लैम्बडा बाई डी, इन सब पर अपने को तीव्रता अधिकतम मिलेगी अगर y का मान ऐसा है। और न्यूनतम तीव्रता के लिए भी देख लेते हैं। तब न्यूनतम तीव्रता के लिए जो डी वाई बाई डी कितना आना चाहिए था, 2n-1 लैम्बडा बाई डी। तो यहां से जो y है उसकी वैल्यू आएगी डी लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2d इंटू 2n-1। तो यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी, n को कहां से कहां तक पुट करो आप, 1 से स्टार्ट करें, ये वैल्यू जाएंगे डी लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2d, 3d लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2d, 5d लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2d एंड सो ऑन। तो ये बिंदु अपने पास में दीप्त वाले, ये अदीप्त वाले। और फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं कि दो दीप्त बिंदुओं के बीच में या फिर दो अदीप्त बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। नोट किया आपने? Yes, sir. लेकिन फ्रिंज चौड़ाई नोट कर लेते हैं। देखिए किन्हीं दो क्रमागत प्रदीप्त या दीप्त एक ही बात है, प्रदीप्त या
एडिप्ट या एडिप्ट, फ्रिंजों के मध्य, एडिप्ट, किन्हीं दो क्रमागत, प्रदीप्त या एडिप्ट, फ्रिंजों के मध्य, फ्रिंजों के मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो बीटा जो है कहीं से भी कैलकुलेट करने हम दो के लिए, तो बीटा बेसिकली कितना होगा, देखो कोई भी दो का डिफरेंस निकाल लो आप, जैसे 2d लैम्बडा बाई डी माइनस d लैम्बडा बाई डी, कितना रहेगा d लैम्बडा बाई डी, ये यहां से देख लो 3d लैम्बडा बाई 2d माइनस d लैम्बडा बाई 2d, कितना रहेगा d लैम्बडा बाई डी, ये बेसिकली कितना रहेगा d लैम्बडा डिवाइडेड बाई, ये फ्रिंज की विड्थ है बीटा। नोट किया? सर ये डायग्राम में बता दो पिछले वाले मतलब कैसे दूरी बीच की। वो बिंदु वो बनाऊंगा, वो बिंदु पिछले में तो एक ही बिंदु बनाया है, इधर बनाएंगे दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो अलग डायग्राम ओके। उस वाले में सिर्फ एक ही बिंदु बनाया, अब अपने को बहुत सारे बिंदु बनाने हैं। ये नोट किया आपने? देखो यहाँ पर जो डायग्राम है ऑलमोस्ट उसी साइड का फिर से बना देते हैं। ये अपने पास में पर्दे के लिए हो जाएगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पर, एक पॉइंट आपका यहाँ पर, अब देखिए इसमें ये तो S है अपना, ये S1 एंड ये S2, वो S1 एंड S2। अब देखो ये वाला, अच्छा इसमें इसको ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्दा है मिरर है। देखो ये वाले बिंदु पर तो क्या होगा, पथांतर हमेशा एक शून्य रहेगा कि यहाँ से जो किरण आएगी ये तरंग आएगी बेसिकली, और यहाँ से तरंग, तो दोनों समान पथ ट्रेवल करके आएंगे, तो इसके लिए तो ब्राइट, ठीक है, तो हमेशा ब्राइट बनेगा। फिर ब्राइट बनेगा कब, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू d लैम्बडा बाई डी पर, तो फिर से कहीं पर यहाँ पर ब्राइट बन जाएगा d लैम्बडा बाई डी पर। फिर अगला कहाँ पर बनेगा 2d लैम्बडा बाई डी पर, फिर अगला कहाँ पे बनेगा 3d लैम्बडा बाई डी पर। और भी मैं कुछ बिंदु यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैं लाइंस बना देता हूँ यहाँ पर, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट की सबसे ज्यादा तीव्रता रहेगी यहाँ पर, ये भी ब्राइट, ऐसा इधर भी रहेगा, ये तरंगे इधर भी था, तुमने एक साइड के लिए देखा, इधर की साइड में क्या रहेगा, S1 से ज्यादा चलेगा, S1 से कम, तो हम इस तरीके से पथांतर ज्ञात कर लेंगे, सेम चीज रहेगी। तो यहाँ पर फिर से ब्राइट, यहाँ पर फिर से ब्राइट, यहाँ पर फिर से ब्राइट, और यहाँ पर फिर से ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट और ये ब्राइट। और फिर डार्क की बात करते हैं। अब डार्क कहाँ पर बनेगी, देखो डार्क कहाँ पर आ रही है, ये पहले 0 पर क्या था ब्राइट, उसके बाद डी लैम्बडा बाई डी पर, लेकिन उसके बीच में आ गई देखो डी लैम्बडा बाई 2d, इसके बीच में फिर अगली यहाँ पर आ गई 2d लैम्बडा बाई डी, उसके बीच में आ गई 3d लैम्बडा बाई 2d पर। तो डार्क जो है वो इनके बीच में बनेगी, ये अपनी डार्क जो है वो यहाँ पर बनेगी, ये डार्क, ये डार्क,
ये डार्क इस तरीके से बनती रहेगी, ये डार्क बीच में बनती रहेगी, डार्क इस तरीके। अब कोई भी दो के मध्य की दूरी जो होगी क्रमागत, जैसे ये वाली जो दूरी है ये भी किसके बराबर है, फ्रिंज विड्थ बीटा के बराबर। ये बी और बीटा अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे ये वाली दूरी है ये भी फ्रिंज विड्थ के बराबर है, चाहिए नहीं, बी और डी के बीच वो फ्रिंज विड्थ की आधी। फ्रिंज विड्थ है दो क्रमागत ब्राइट या दो क्रमागत डार्क के मध्य की दूरी, तो ये वाली दूरी तो कितनी होगी, ये इसके बीच में ना, तो ये तो फ्रिंज विड्थ की आधी रहेगी। बोलो। ओके सर। जिन पट्टियों को मिलेंगे ब्राइट, सॉरी उसको पट्टियों को क्या करना है, फ्रिंज को बोलेंगे, जो बीच की दूरी फ्रिंज को बोलेंगे, ब्राइट और डार्क को। हाँ, ब्राइट और डार्क को ऐसा मिलता है अपने को कि यहाँ पर तीव्रता अधिकतम रहेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, तीव्रता कम होते होते एक पॉइंट पर बहुत कम हो जाएगी, फिर बढ़ने लग जाएगी, फिर यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। तो ये एक अधिकतम से दूसरे अधिकतम की जो दूरी होता है, इन्हीं को फ्रिंज तो इसमें पैटर्न बनता है ना अपने पास में कि तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होने की, इसी को फ्रिंज बोलते हैं। इस पर स्क्रीन पर अगर देखें एक्सपेरिमेंट में, लैब में, तो ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर तीव्रता अधिकतम रहेगी, फिर इधर कम होती जाएगी, इधर भी कम होती जाएगी, इधर भी एक बिंदु पर न्यूनतम हो जाएगी। अगर अपने पास दोनों प्रकाश स्रोत की तीव्रता पहले समान थी और उनके आयाम अपने समान है, तब तो इस पर बिल्कुल डार्क बन जाएगी, लेकिन एक लाइन बनेगी, दिखेगी नहीं इतनी, और नेकड आई से हम देखेंगे तो नहीं दिखेगी। फिर यहाँ पर तीव्रता कम होते होते फिर से बढ़ने लग जाएगी, इधर इस पर आकर के फिर से अधिकतम हो जाएगी, फिर कम होने लग जाएगी, यहाँ पर फिर से कम हो जाएगी, फिर बढ़ने लग जाएगी, यहाँ पर फिर अधिकतम हो जाएगी, फिर कम होने लग जाएगी, यहाँ पर न्यूनतम, फिर बढ़ते हुए यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी, ऐसा चलता है। ये जो पैटर्न बनेगी इस टाइप को, उनको फ्रिंज बोलते हैं। तीव्रता का जो वेरिएशन आ रहा है, ऐसा नहीं होता कि एक बिंदु पर तीव्रता ज्यादा है और फिर बाकी जगह अंधेरा होता है, नहीं, वो धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जिस बिंदु पर अधिकतम रहती है उस बिंदु की बात करें, और जिस बिंदु पर न्यूनतम रहती है हम उसकी बात करें। नोट किया, हाँ देखिए इसमें क्या हुआ, बीच की डिस्टेंस आएंगी ब्राइट और डार्क की समान रहेंगी सभी में। हाँ लगभग समान रहेगी सभी में। इसमें व्यतिक्रम में समान रहते हैं, जो विवर्तन होता है उसमें असमान रहते हैं, व्यतिक्रम में समान रहते हैं। नोट किया, यस सर। तो एक फ्रिंज की चौड़ाई देखो किन किन चीजों पर निर्भर करेगी। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता देखिए किस पर, जो बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा का फॉर्मूला था अपने पास डी लैम्बडा बाई टी। तो तीन चीजें तो अपने को दिख रही है आपके इस प्रकार की तरंगदैर्घ्य पर। ये जो अपने पास में पर्दे जो स्लिट है और पर्दे के बीच की दूरी और फिर स्लिट्स के बीच की दूरी, इन सब पर निर्भर कर रही है। देखें आप जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पहला नोट करें, तो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई आपतित प्रकाश,
आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहेगी उसकी फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्यादा रहेगी। तो मतलब बीटा फॉर रेड ज्यादा रहेगी, बीटा फॉर वॉयलेट ये नोट किया। अगला जो पॉइंट है स्रोत से पर्दे की दूरी के समानुपाती। स्रोत से पर्दे की दूरी के समानुपाती। तो आप बोल सकते हो कि बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तीसरा जो अपने पास में है थर्ड जो है उसमें क्या है अपने पास में डी पर दोनों स्रोतों ये दोनों स्रोतों जो स्लिट्स है बेसिकली अपने पास में स्रोतों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीटा जो है 1/d। एक और पॉइंट इसमें नोट कर लें हम, व्यतिकरण प्रतिरूप को स्पष्ट देखने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिकतम होनी चाहिए। फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए, अधिकतम नहीं, अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए। इसके लिए क्या रहना चाहिए अपने पास में? देखो डी का मान अधिकतम और स्मॉल डी का मान कम होना चाहिए। तो इसके लिए डी का मान, डी मतलब पर्दे और स्लिट्स के बीच की जो दूरी है, डी का मान अधिक वह स्मॉल डी का मान कम होना चाहिए। वह स्मॉल डी का मान कम होना चाहिए। नोट किया इतना? यस यस सर। चलिए तो क्वेश्चन है इसका। यंग डबल स्लिट, यंग द्विस्लिट प्रयोग में
एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम। यदि स्लिटों के मध्य की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है तथा पर्दा स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर, स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखा है, की दूरी पर है तब 2-3 चीजें याद करनी है अपने को यहाँ पर। पहला है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो। बिंदु सेवंथ डिप्थ फ्रिंज की, प्रेडिक्ट बोला तुमने, प्रेडिक्ट फ्रिंज की पर्दे के मध्य से दूरी ज्ञात करो, पर्दे के मध्य बिंदु से दूरी ज्ञात करो। 7th प्रेडिक्ट फ्रिंज की पर्दे के मध्य बिंदु से दूरी ज्ञात करो। थर्ड अधिक, बाकी सब सेम। फ्रिंज सर चौड़ाई 6 × 10⁻⁻10 मीटर। -10 तो कम नहीं कीजिए। वो 0.1 सेंटीमीटर उसका ध्यान रखा था। कि बीटा कितना है, बीटा डी लैम्बडा बाई डी। डी कितना है 1 मीटर, लैम्बडा कितना है 6000 गुणा 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10 और डिवाइडेड बाय डी कितना है मीटर में रखें 0.1 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻2। ऊपर कितना आ रहा -7, देखिए 10⁻3 है कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना रहा 10⁻−3, 6 गुणा 10⁻4। तो बीटा जो है वो आया अपना 0.4 mm बोल सकते हैं, 0.6 इसको 6 गुणा 0.6 गुणा 10⁻3 बोल सकते हैं, तो उसको बोला हमने 0.6 mm। ये बना 0.6 mm मिलीमीटर। ये पहला पार्ट। अगला कैलकुलेट करके बताइए मुझे।
बोलो अगला क्या रहेगा, 7th आपको चाहिए, राइट। तो कहां पर रहेगा, फॉर्मूले को देखो आप, देखो उसमें रहेगा अपने पास y जो रहेगा कितना था, n इंटू एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, d लैम्बडा बाई डी, तो वो कितना रहेगा, y जो अपने पास में मैक्सिमा के लिए, ऐसा नोट कर लेते, अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए y कितना था, n इंटू डी लैम्बडा बाई डी। अब 7th कैलकुलेट करना है आपको, तो 7 पुट कर दें n की वैल्यू, देखें तो आपने इधर से देखा y 7 कितना रहेगा, 7 इंटू डी लैम्बडा बाई, 7 और डी लैम्बडा बाई डी की वैल्यू अपने आप अभी आपने ज्ञात की, तो कितना आ गया 4.2 mm। तो फिर आपको चाहिए अधिक के लिए तीसरा, न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता के लिए इसके लिए रहेगा कि y का मान 2n-1 डी लैम्बडा बाई 2b। अब y जो थर्ड चाहिए अपने तो 3 पुट करूंगा, कितना रहेगा 2 इंटू 3 माइनस 1 5 डी लैम्बडा बाई 2b, तो 5/2 और डी लैम्बडा बाई डी, इसकी वैल्यू पता है मेरे को, 5/2 इंटू 0.6 mm, कितना आ गया, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1.5 mm, 1.5 mm। सर बोलो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं ना? हाँ बोलो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं ना? हाँ हाँ सही बोला, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, क्या डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे। ओके यस सर। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल शायद क्लास रहेगी अपनी इवनिंग के टाइम, अभी टाइम ये 5 मिनट का टाइम है, वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इसको रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से एक्सपेरिमेंट को, और कल क्वेश्चन से करेंगे इस पर।